Hello students, I hope you are doing great and we are back with another video series और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और कवर अप करेंगे आपके पूरे सिलेबस को क्लास 11th की। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कॉमर्स की जर्नी को क्लास 11th में आगे बढ़ा के जा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। और इस जर्नी में, इस सीरीज़ में आप बहुत ही नया कुछ सीखेंगे, मतलब इतने नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप समझेंगे कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें आपको पहली बात तो इंटरेस्ट भी आएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमने बेसिक्स की बात करें तो हमने 9th-10th में अपना जो बेस है, फाउंडेशन है, वो एक बना ली है। ठीक है, हमें इतना तो क्लियर है कि क्या बिजनेस है, क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई गई थी। अब 11th में उस फाउंडेशन को थोड़ा और हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे और उसमें हम चीज़ें बिल्ड करेंगे जिससे आपकी कॉन्क्रीट नॉलेज जो है वो बन पाए। राइट, सो स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 1 के साथ। और चैप्टर 1 जैसे आप नाम पढ़ रहे हैं कि मैम बिज़नेस, तो इसमें भी है जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, बिज़नेस से रिलेटेड ही चीज़ें हमने पढ़ी हैं अपने 9th-10th में। सो बिज़नेस एनवायरनमेंट, ये है आपका चैप्टर। चैप्टर 1 इज़ योर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट तो हमें पता है, हमारे एनवायरनमेंट बेसिकली जो हमारे आसपास है वही इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस का क्या इन्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सेंस कहाँ से आ गया और इस चैप्टर में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक स्टोरी से ही इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आज भी। सपोज करो आपने बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, आपको बिजनेस की नॉलेज होगी, आपको फॉर्म्स वगैरह सब समझ में आ गया, आपने जो भी मोड से अपना बिजनेस सेट किया, आपने सोचा सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आए हुआ, उसके थ्रू आपने क्या किया कि मैं अकेले बिजनेस रन करूँगा। आपने एक कैफ़े खोलने का सोचा, ठीक है, आपने सोचा कि मैं क्या करूँगा, अपना कैफ़े रन करूँगा और स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर मैंने सोचा कि जहाँ पे मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे उनके लिए मैं कैफ़े खोलूँगा, जिससे जो बच्चे वहाँ आना चाहें, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए बैठें, कॉफ़ी पिए, एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करें। ये सारी चीज़ सोच के हो गया। बाद में क्या हुआ कि आपको सडनली पता चला कि जो चीज़ मैंने सोची थी उस अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं। मैंने सोचा था कि बहुत भीड़ आएगी, स्टूडेंट्स आते ही रहेंगे और कभी ऐसा होगा नहीं कि कैफ़े खाली जाएगा, बट सडनली मुझे पता चला कि जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो बाहर निकलते ही नहीं है और कोई भी कैफ़े उस टाइम विजिट नहीं कर रहा है। दूसरा, मुझे पता चला कि जीएसटी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं, अब जीएसटी का जो परसेंट है वो और बढ़ जाएगा, तो उससे मुझे लगा कि मेरा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है। सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कैफ़े में कॉफ़ी पीने की वजह लोग, बगल में मेरे ही कॉम्पिटिटिव फ्रेंड ने टी स्टॉल खोल लिया, लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन कंपैरेटिव टू दिस। तो ये क्या है, ये आप इसको क्या समझ रहे हो कि जो भी आपने बिजनेस सोचा था या कैफ़े सोचा था कि इस हिसाब से चलेगा, क्या चीज़ें उसी हिसाब से चल रही हैं? नहीं, क्योंकि जो मैंने प्लान किया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही। मुझे नहीं पता था कि ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, वो भी हो सकता, मतलब ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं कि किसी और ने टी स्टॉल खोल दिया या किसी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं, या जो भी सारे फैक्टर्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है, जो बिजनेस के आसपास की चीज़ें हैं, आसपास के फैक्टर्स हैं, वही क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वही कॉन्स्टिट्यूट करता है बिजनेस का एनवायरनमेंट। तो आपको अब क्लियर हुआ ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, आपका एनवायरनमेंट। जैसे आप हो, आप घर में रहते हो, ठीक है, आप आपके घर के अंदर की चीज़ें भी आपकी चीज़ों पे असर डालती हैं, आपकी फैमिली क्या बोल रही है, आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, वो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। दूसरा, जब आप घर के बाहर निकलते हो, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, उससे भी आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एनवायरनमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी वर्किंग को इफेक्ट करें। सिमिलरली बिजनेस की वर्किंग को जो इफेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, बिजनेस से रिलेटेड फैक्टर्स को हम पूरा कंस्टिट्यूट करके क्या बोलेंगे, बिजनेस का एनवायरनमेंट। राइट, सो
डिटेल में समझेंगे, पूरा चैप्टर ही आपको यही सिखाने वाला है यहाँ पे कि क्या होता है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, क्यों इसको समझना ज़रूरी है। मतलब ये भी तो है कि क्या ही ज़रूरी है समझना, छोड़ो ना, पता तो है कि बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें जो बिज़नेस की वर्किंग को अफेक्ट करेंगे वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बिज़नेस का भी, क्यों समझना है, बहुत ज़रूरी है समझना। वो भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे समझेंगे और कौन कौन से टूल्स हैं जो बिज़नेस यूज़ करेगा अपने आस पास के फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए, और उसके इम्पैक्ट को अगर नेगेटिव है तो अपने ऊपर कम करने के लिए, और अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऑब्वियस है इंस्टा चलाते हैं, एक्टिव रहते ही हैं। दूसरा, आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको लग रहा हो कि नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स वगैरह के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो एंड्रॉयड यूज़र वाले एंड एप्पल यूज़र, आप लोग अपने अपने स्टोर में जाके, आप अपने प्ले स्टोर में जाके, अपने ऐप स्टोर में जाके सर्च करेंगे OBZ और माई इंस्टीट्यूट, तो आपको ऐप मिल जाएगा और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। बेसिक ओवरव्यू आपका हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो चैप्टर का, चैप्टर शुरू होने जा रहा है, आपको बेसिक पता चल गया, अच्छा चैप्टर में ये है, बट अब डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार क्या होता है हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बेसिकली दो टर्मिनोलॉजी से बना है, एक बिजनेस और दूसरा इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस के बारे में तो आप इतना स्टडी करके आए हो 9th-10th में कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि बिजनेस क्या होता है। फिर भी अगेन एक बार हम ओवरव्यू लेंगे कि बिजनेस रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज वेयर गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, एक्सचेंज एंड सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट। हमें पता है कि बिजनेस बेसिकली क्या, वो सारी एक्टिविटीज जहाँ पे या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको सेल और एक्सचेंज करते हैं, और मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। जैसे कि आपने फैक्ट्री खोली, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो कपड़ों का, क्यों कर रहे हो, क्यों वो एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, राइट। आपने स्टार्टअप खोला कि आपको ऐप सेल करने हैं, वो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सर्विस क्यों दे रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो वो एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो, सेल और एक्सचेंज करते हो गुड एंड सर्विसेज का फॉर अर्निंग प्रॉफिट, इज कॉल्ड बिजनेस। ये हमें क्लियर है अभी। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंट, कि ये एनवायरमेंट क्या है, मीन्स सराउंडिंग्स कहते हैं हमारा एनवायरमेंट क्या है, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे जो भी सराउंडिंग्स है वो तो सही है। बिजनेस का भी एनवायरमेंट क्या है, उसके आसपास की सराउंडिंग, मतलब वो सारी कंडीशंस, वो सारे फैक्टर जो बिजनेस की वर्किंग को क्या करते हैं, बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करने वाले उसके आसपास का सराउंडिंग जो है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी क्वेश्चन आता है कि मैम बिजनेस का एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के बाहर की चीज़ें जो उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर रही है, या क्या बोलेंगे। देखो, आपके ऊपर असर जो डाल रहा है, अपने आपको एग्जांपल लो, आपकी पढ़ाई के ऊपर जो असर डालेगा, ठीक है, आप मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई के ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट आएगा, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का भी आएगा। लाइक आपके घर में क्या चल रहा है, मान लो आपके घर में पेंट हो रहा है, ठीक है, दिवाली आपके घर में सफाई हो रही है, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ना। इसके अलावा आपके बाहर क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड्स पटाखे जला रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, उससे भी आपके ऊपर असर आ रहा है। तो मतलब बिजनेस का भी यही है कि बिजनेस के अंदर की चीज़ें जो उसकी वर्किंग पे असर डालती हैं, और बिजनेस के बाहर की चीज़ें जो उसकी वर्किंग पे असर डालती हैं, ये सब मिला के क्या बनाते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की चीज़ें ही कहेंगे कि बिजनेस का एनवायरनमेंट है, मीन्स वो फैक्टर जो बाहर है बिजनेस को, बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें, मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, इसके अलावा जो फैक्टर बिजनेस के बाहर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, वो दोनों मिलके हमारा बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मतलब एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि इंटरनल में क्या आएगा, मतलब अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करेंगे। तो अंदर कौन है बेटा, अंदर आपका मैनेजमेंट है, अंदर आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब मान लो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डीमोटिवेटेड है, ठीक है, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका बिजनेस बहुत स्मूथ चलेगा, कोई आपकी वर्किंग पे असर नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। स्ट्राइक हो रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके वर्कर्स, काम तो रुक जाएगा ना, बिजनेस की वर्किंग क्या हुई, इफेक्ट हुई। तो ये फोर्सेस कहाँ है, बिजनेस के अंदर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डाल रहे हैं, ठीक। दूसरा, कंपनी का कल्चर, मान लो कंपनी का कल्चर पॉजिटिव है, बढ़िया है, सब इंजॉय कर रहे हैं, तो
आराम से बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का कल्चर बहुत ही टॉक्सिक है, फिर क्या होगा, बिजनेस की वर्किंग पे असर आएगा। तो मतलब कंपनी का कल्चर भी इफेक्ट करेगा बिजनेस की वर्किंग को। इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस पे खराब असर डाल रहा है, नहीं, दोनों तरीके का असर डाल सकते हैं, बेसिकली इफेक्ट करना चाहिए, ठीक है। विजन क्या है आपका, रिसोर्सेज कैसे हैं आपके, ये सारी चीज़ें भी आपकी वर्किंग पे क्या डालती हैं, असर डालती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस के बाहर है, ठीक है, और जो चीज़ें बाहर हैं उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। बाहर है तो कंट्रोल कैसे नहीं है, अंदर है तो कंट्रोल कैसे है। बेटा देखो, आपके एम्प्लॉयज़ पे आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल है। आपके एम्प्लॉयज़ अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप समझोगे कि क्या रीज़न है और फिर उसको सॉल्व करके चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी का स्लैब रेट्स बदल दिए हैं या जीएसटी के परसेंटेज बदल दिए हैं जो भी, तो उसमें आपका क्या कंट्रोल है कि आप सरकार से जाके बोलोगे कि नहीं मेरे बिजनेस के लिए आप ये परसेंट कम करिए, हम इतना नहीं देंगे, वो तो आप कह भी नहीं सकते हो। तो फिर क्या आपका उस पर कंट्रोल है? ऑफ कोर्स नॉट। टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप मान लो आपका स्मार्टफोन का फ़ोन का बिजनेस है, ठीक है, आप सेल करते हो, और मान लो मोबाइल शॉप में आपके कल को भाई एप्पल अपने आप को क्या कर रहा है, एप्पल क्या सारे फ़ोन ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। आपने सोच के रखा नहीं मैं तो नहीं खरीदूंगा, मैं क्यों खरीदूं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मत खरीदो। आपके पास से कोई नहीं लेके जाएगा, बगल वाली शॉप में जो लेटेस्ट मॉडल सेल कर रहा होगा तो कस्टमर लेटेस्ट लेके जाएगा। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप अगर जाते हो ढलते हो उसके हिसाब से तो आपका फ़ायदा है, और अगर आप रिजिड रहते हो कि नहीं तो फिर आपका नुकसान है। तो वो फैक्टर जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर। गवर्नमेंट की पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, सोसाइटी, इन सब पे आपका कोई बस नहीं है, और ये आपकी वर्किंग पे असर तो डालेंगे। मतलब फैक्टर्स बाहर हैं और वर्किंग पे असर डालेंगे। सरकार ने कुछ भी चेंज किया, आपके बिजनेस पे असर आएगा। कस्टमर का अपना टेस्ट बदल गया, वो आपके यहाँ से नहीं खरीद रहा, आपकी वर्किंग पे असर आएगा, ठीक है। कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा है, उससे आपकी बिजनेस पे असर ऑफ कोर्स आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम बोलेंगे बिजनेस के एनवायरनमेंट में कंस्टिट्यूट होंगे। बिजनेस के एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर आते हैं जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। बिजनेस का एनवायरनमेंट इंटरनल होता है और एक्सटर्नल भी होता है, मतलब अंदर के फैक्टर जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालेंगे और जो बाहर के फैक्टर्स बिजनेस की वर्किंग पे असर डालेंगे। ये सारे फैक्टर्स मिलके, ये सारे फोर्सेस मिलके क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि हमने ये समझा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है मतलब वो सारे फोर्सेस, सारे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बातें कर रहे हैं, कि वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंस्टीट्यूशन बेसिकली गवर्नमेंट, आरबीआई, ये सब क्या करते हैं, ये सब भी तो चेंजेस लाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो बिजनेस पे उसका असर आएगा, ठीक। सो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस, फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन विच आर ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ये फैक्टर चाहे तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एंड आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। और क्या है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर तो बेसिकली पूरी तरीके से बियॉन्ड कंट्रोल है, और अगर इंटरनल है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं टू द सम एक्सटेंट, राइट। सो ये सारे फोर्सेस जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, ये होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंस मोस्ट ऑफ देम आर अनकंट्रोलेबल, मोस्ट ऑफ देम, सारे की बात ही कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि कुछ कंट्रोल कर सकते हैं आप, जैसे जो इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर वो आपके कंट्रोल में होते हैं, बट एक्सटर्नल वाले फैक्टर्स जैसे कि अभी आपका इतना डिटेल में है ही नहीं सिलेबस में कि आप माइक्रो मैक्रो पढ़ो, तो उतना डिटेल में अभी हम नहीं भी जाएंगे, आप हो सकता है 12th में और डिटेल में जाओ, बट इतना याद रखना कि वो फैक्टर्स जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, राइट। और बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन फैक्टर्स को स्टडी करे, समझे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले, ताकि वो अपने आप को स्मूथली रन कर पाए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है तो भाई आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपने बिजनेस को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान में जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो बिजनेस गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, सारे शॉपकीपर पेपर और क्लॉथ बैग में चले गए, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लास्टिक बैग बंद कर दिया। अभी अगर हम नहीं गए और सरकार को पता चला कि हम प्लास्टिक बैग बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगा देगा, हो सकता है हमारा बिजनेस बंद करवा दे। बट आपने भी
सोचा कि चलो ठीक है भाई, ये हो रहा है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये आपका लीगल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे पेस्टल में। तो ये लीगल इन्वायरमेंट है, बेसिकली लीगल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? कानून बना है ना, तो ये लीगल फैक्टर है जो बिजनेस की वर्किंग को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से बहुत फैक्टर होते हैं, जो सरकार के फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको एक नाम दे देते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। जो कानून बन रहे हैं वो बिजनेस की वर्किंग पे जो अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें कहते हैं लीगल फैक्टर। जो मनी रिलेटेड फैक्टर है बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। तो वो ईजी है, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब एक टर्मिनोलॉजी में डाल दिया है कि जो फैक्टर जिससे रिलेटेड है उसको हम उस इन्वायरमेंट में कंस्टिट्यूट करेंगे। तो इतना आपको समझना है कि बिजनेस बेसिकली क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसमें आप प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। और इन्वायरमेंट मतलब वो सारी सराउंडिंग वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, वो इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ये लोग कंस्टिट्यूट करते हैं आपका इन्वायरमेंट, राइट। सो हमने जो बेसिक्स है वो अपना क्लियर कर दिया कि बेसिक्स क्या है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या फैक्टर आ रहे हैं और कौन कंट्रोल में था कौन नहीं था, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि वो पूरे चैप्टर में इसी को ही डिस्कस करने वाला है। और अगर आपने ये बेसिक्स को अच्छे से पेशेंस के साथ नहीं समझा होगा तो फिर आप आगे की चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके फीचर्स के साथ। सबसे पहले बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है। हमने बोला भी था कि बिजनेस में आपको कुछ पता नहीं होता कब क्या हो। जैसे उसने कैफ़े खोला, उसने कैफ़े तो ये सोच के खोला कि बहुत सारे बच्चे आएंगे और मेरा कैफ़े बहुत अच्छा रन होगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जीएसटी रूल ला दिया, बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, एक नया टी स्टॉल बगल में आके खुल गया। तो क्या आपको पता था ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं पता था ना। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, मतलब कभी सेम नहीं रहेगा कि आप ये सोचोगे जो चल रहा है वही चलेगा। आपकी लाइफ सेम है क्या? आज आपको जो लग रहा है कि कल होगा, क्या जरूरी कल वही होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो बिजनेस के टर्म में भी तो वही है कि चीज़ें कोई गारंटी नहीं कि एक जैसी ही रहेंगी, वो चेंज हो सकती हैं। मान लो गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, कोई कानून बन गया, मनी रिलेटेड फैक्टर कोई हो गया, लाइक मान लो कि एकदम से डिफ्लेशन हो गया, या जैसे कि कोविड वाली सिचुएशन आ गई, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, बिजनेस क्या करेगा इसमें? तो बिजनेस को करना ये है कि आप हमेशा अलर्ट रहें, चीज़ों को नोटिस करते रहें कि क्या हो रहा है, हो सकता है, क्या आपको लग रहा है, और अपने बिजनेस को एडजस्ट करें। जैसे पहले से ही सिम्टम जब न्यूज़ आने लगी थी कि कोविड आ सकता है और इंडिया में भी लॉकडाउन लगेगा, तो बहुत सारे बिजनेस को ये एस्टिमेशन हो गया था कि चीज़ें इस तरीके से अब जाने वाली हैं। तो उन्होंने पहले से ही इसके लिए क्या किया था, अपने आप को तैयार रखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो हमें एकदम से झटका नहीं लगेगा, हम अलग तरीके से कस्टमर तक रीच करेंगे। जैसे कि 2017 में आपने देखा होगा जीएसटी आया, मतलब वो टैक्स हटा के, डायरेक्ट टैक्स हटा के जो भी आपका गुड एंड सर्विस टैक्स लगा, और इसने पूरा टैक्स स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली बदल दिया। तो बिजनेस आपको करना ये है कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, ये समझना है, और उसके लिए अपने आप को रेडी रखना है ताकि आप एकदम से शॉक मत हो जाओ कि क्या हुआ, और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या है, रिलेटिव फीचर मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह एक जैसा नहीं है। मतलब हर जगह आप सोचो कि यूनिफॉर्म है, जैसा मेरे सिटी में है वैसा ही मतलब मान लो जैसे लखनऊ में है वैसे ही कानपुर में है, वैसे ही दिल्ली में है, और ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं जैसे मेरी कंट्री में वैसे बाहर में। तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह का रीजन टू रीजन, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपका अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो आपकी क्लोथ शॉप है, ठीक है, तो आपके जैसे अगर आप रूरल एरिया में कपड़े बेचोगे तो वहाँ पे उतना कोई वेस्टर्न उस तरीके का कपड़े आपके नहीं खरीदेंगे, वहाँ लोग बेसिकली साड़ी सूट ये सब प्रेफर करेंगे। आप मान लो किसी मुंबई में बेच रहे हो और वहाँ पे आप आउटडेटेड और ओल्ड फैशन क्लोथ बेचोगे तो वहाँ कोई नहीं लेगा। तो रीज़न टू रीज़न क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, कस्टमर का ही प्रेफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, बिजनेस को ढालना होगा, एडजस्ट करना होगा। जैसे रूरल इंडिया में देख वही है कि साड़ी सूट कॉमन है, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी चले जाओ दिल्ली मुंबई तो वहाँ पे जीन्स और वेस्टर्न वेयर आउटफिट बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपको समझना होगा कि किस जगह कैसा एनवायरनमेंट है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को
ढालना होगा। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी फैक्टर है, वो सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। मतलब एक फैक्टर बदलेगा तो उससे बाकी सारे बिजनेस के फैक्टर्स पे भी क्या आता है, असर आता है। मतलब समझना कि इंटर रिलेटेड है, जितने फैक्टर, जितने फोर्सेस बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, वो सब आपस में क्या है, वो सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो आजकल क्या हो रहा है, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जिम फ्रीक्स हैं, आप भी देख रहे होगे आपके भी लोकेशन में आसपास कितने सारे जिम्स खुल रहे हैं, ठीक है, लोग थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हेल्थ अवेयरनेस है, बेसिकली क्या फैक्टर, कौन सा फैक्टर है बिजनेस का, सोशल फैक्टर की कैटेगरी में डाली, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड लोग हेल्थ के लिए अवेयर हैं, पीपल से कंसर्न है जो कि हेल्थ के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अवेयर है। तो ये हमारा सोशल फैक्टर। जैसे ही अवेयरनेस हेल्थ को लेके बढ़ती है, वैसे ही क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड, जिम्स की, स्पास की, इन सब की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ये सब बेसिकली क्या है, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है कि आप चाह रहे हो कंट्री की इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, नए नए सेक्टर आए, लाइक जिम्स वगैरह ओपन हो, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन हो कंट्री में, इस तरीके से चीज़ें चले, तो उससे क्या हुआ, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में असर आया। फिर टेक्नोलॉजी पे भी आप कह सकते हो कि अपडेटेड मशीन्स आए जिम्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो उससे उस पर भी असर आया। मतलब एक फैक्टर का असर आप देखोगे कि बहुत सारे चीज़ों पे आता है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी बिजनेस के फैक्टर हैं वो आपस में क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो बिजनेस को समझना होगा कि अगर एक चीज बदल रही है, इसका मतलब बाकी सारी चीजें भी बदलेंगी, तो हमें उन सब के लिए भी तैयार रहना है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस को काफ़ी रिसर्च करनी होती, काफ़ी टूल्स भी इसलिए वो यूज़ करते हैं ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाएं। इसीलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपने अभी समझा ना कि बहुत सारे फोर्स आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, सारे फैक्टर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। एक भी चीज़ बदलती है तो उसका असर बाकी सारी चीज़ों में भी आता है। जैसे कंट्री में महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, वो इकोनॉमिक फैक्टर, उससे क्या हुआ, उससे कस्टमर ने डिमांड कम करनी शुरू कर दी, ठीक है, उससे डिमांड कम हो गई तो मान लो आप जो गुड्स बेच रहे थे उस पर भी असर आया कि आपका प्रोडक्शन भी अप डाउन जाएगा, आपका प्रॉफिट भी डाउन जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे उस एक चीज़ का असर आएगा, कस्टमर के भी लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी स्लो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर का असर बस एक तक सीमित रहेगा, ठीक है, वो हर फैक्टर्स पे असर डालेगा। इसीलिए कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, इतना समझना आसान नहीं है, आपस में सब रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड है, आपस में सब इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो आपको बहुत ही टूल्स और रिसर्च वगैरह करके बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा। जैसे कि आप सब सोचो कि आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक, आपने देखा कि अनियन के प्राइस क्या हुए, मार्केट में एकदम से बढ़ गए, ठीक, होता ही है, प्याज के प्राइस कभी भी बढ़ जाते हैं, जिससे क्या हुआ, जो आप बना रहे हो, कुक कर रहे हो, उसकी कॉस्ट भी क्या हुई, चली गई आगे। उससे क्या हुआ, आपको अपना मेन्यू में भी प्राइस बढ़ाने पड़े, ठीक है। जब आपने मेन्यू के भी प्राइस इंक्रीज कर दिए तो कस्टमर को क्या लगा, मेन्यू देख के, अरे भाई कितना महंगा बेच रहे हैं, कस्टमर ने आपके यहाँ आना बंद कर दिया। फिर आपने सोचा कि अभी वो आएंगे नहीं, अब हम क्या करें, तो आपने डिस्काउंट देना शुरू किया, डिस्काउंट दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। फिर आपके कॉम्पिटिटर ने मान लो उसी टाइम पे कुछ अनलिमिटेड निकाल दिया लो प्राइस पे, कस्टमर वहाँ चले गए, फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। तो मतलब ऐसा है कि फैक्टर्स से जो असर आता है वो बहुत सारी चीज़ों में आता है, और बिजनेस कहीं ना कहीं उलझ जाता है कि एक चीज़ हुई, अब मैं ये बदलूँ, अब मैं वो बदलूँ, ये ट्राई करूँ या वो ट्राई करूँ। तो स्टडी करना, उसको समझना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक ही फैक्टर्स का असर एक जगह आ रहा था तो ठीक है, चलो उसी को ठीक करते, बट एक चीज़ का असर इतनी जगह आ जाता है कि आपको सही करना, उसको एनालाइज करने में, उसको नॉर्मल करने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। नेक्स्ट इज अनसर्टेन। जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन और अनप्रडिक्टेबल है, ये तो है ही कि अनसर्टेन है, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि बिजनेस का एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। आपको नहीं पता कब क्या चीज़ आ जाए, आपको नहीं पता कल को गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला दे, हो सकता है कल आप उठो सुबह और आपको कुछ नया सुनने को आ जाए, जैसे कि अभी जीएसटी कम कर दिए गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, तो इससे पहले तो ज़्यादा था बट एकदम से कम हो गया। तो चेंजेस बिल्कुल सडन होते हैं, आपको पता नहीं होता कि कल को ये होगा और वो हो जाता है, ठीक है। और एकदम से बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है, नए नए टूल्स आना, अब जैसे एआई आ गया, चैट जीपीटी, किसी को पता था क्या कि वो कुछ नया ऐसा कुछ आएगा, बट वो आया ना,
और बिजनेस की वर्किंग पे क्या हुआ, उससे असर भी आया। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल ये होने वाला है। आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल इस फैक्टर में ये ही बदलाव आएगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टोटलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। हमें पता है बिजनेस का एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दो फैक्टर से मिलके बना है, और ये हमने वहाँ पे स्टडी भी किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। इंटरनल मीन्स जो बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स हैं, लाइक बिजनेस के अंदर के एम्प्लॉयज़, मैनेजर, उसका कल्चर, उसका विजन, जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर की चीज़ें, लाइक उसका कस्टमर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और लॉज वगैरह, जो बिजनेस की वर्किंग पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो बिजनेस दो चीज़ों से मिलके बना है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फोर्सेस से भी। ठीक है, इसको मैंने समझा था अभी। नेक्स्ट इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? आपको क्या लगता है जनरल मतलब क्या और स्पेसिफिक मतलब क्या? स्पेसिफिक मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, मतलब वो फोर्स जो स्पेसिफिक है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ पे असर डालेगा। और जनरल मतलब जो सब पे असर डालेगा, ठीक है, सबके लिए कॉमन है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको याद रखना है कि दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं या दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है जनरल फोर्स और एक होता है स्पेसिफिक फोर्स। जनरल फोर्स क्या होते हैं? ये सारे बिजनेस को इक्वली इफेक्ट करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई जीएसटी रूल्स लाया, तो क्या लगता है आपको सिर्फ आपके बिजनेस पे उसका असर आएगा और बाकी आपके लाइन के जो बिजनेस उस पर वो असर नहीं आएगा? ऑफकोर्स आएगा, उन पे भी आएगा, हम पे भी आएगा। गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बनाया, तो क्या लगता है आपके बिजनेस के लिए बनाया उसने कि मैं आपके बिजनेस पे ही ये लॉ बना रहा हूँ? नहीं ना, वो तो पूरी कंट्री पे लागू हुआ है, तो सब पे असर आएगा। तो ये फोर्सेस क्या है, ये फैक्टर्स क्या है? ये है आपके जनरल फैक्टर, जिनका असर आपके सारी चीज़ों पे आएगा। जैसे इकोनॉमिक हो गया, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, तो सारे बिजनेस पे असर आएगा। सोशल फैक्टर हो गया, कंपनी का प्रेफरेंस, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ। अभी कस्टमर जो है वो बॉलीवुड का कोई नया ट्रेंड देके उस कपड़ों को पसंद कर रहे हैं, तो सारे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा जो भाई वो कपड़े बेच रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया जनरल। स्पेसिफिक क्या होते हैं? पर्टिकुलर बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लाइक कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर। आपके सप्लायर के साथ मान लो आपकी नहीं बन रही, आप उसको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो अपने सप्लायर को, आपको फिर क्या हो रहा हो, फिर वो हो सकता है आपको टाइम पे सप्लाई ना दे, ठीक है, आपका प्रोडक्शन डिले हो। तो क्या आपके सप्लायर के साथ आपकी नहीं बन रही है, इससे आपके सारे बिजनेस पे असर आएगा? मतलब बिजनेस के पूरे कंट्री के बिजनेस पे उस चीज़ का असर आ जाएगा कि आपके सप्लायर से नहीं बन रही? ऑफ कोर्स नॉट, उनका क्या लेना देना है उससे। तो इसलिए कहेंगे कि वो फैक्टर जो सिर्फ आपके बिजनेस पर डायरेक्टली असर डाल रहे हैं, आपके कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो उससे आपके बिजनेस और आप पे असर आ रहा है, ठीक है, उससे पड़ोस के बिजनेस पे असर नहीं आएगा, वो उसकी गलती नहीं है। ठीक, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आया था 2016 में, तो वो क्या फैक्टर है, स्पेसिफिक था कि जनरल था? सिर्फ आपके बिजनेस पे असर आया कि सारे बिजनेस पे असर आया? ऑफ कोर्स सब पे असर आया। तो वो कौन सा फोर्स था? वो था आपका जनरल फोर्स। लेकिन मान लो अगर एक छोटा शॉपकीपर है और कस्टमर जो कैश नहीं रखते, और आप मान लो यूपीआई वगैरह से पेमेंट नहीं लेते हो, कस्टमर वगैरह कैश नहीं रखते, तो आपके पास नहीं आएंगे। फिर ऐसा आपने भी देखा होगा कि आप कहीं जाते हो और आप बोलते हैं यूपीआई हो जाएगा, वो बोलते हैं नहीं हो पाएगा, हाँ कैश होगा, तो आप वहाँ पे जाते हो? नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस, अब आप कहोगे यार ये बताओ इतनी आगे टेक्नोलॉजी चली गई और अभी तक ये पीछे ही बैठे हुए हैं, मतलब ये कुछ अपडेट ही नहीं कर पाए, यूपीआई होना चाहिए, सब तो वही कर रहे हैं आजकल, तो आप वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि उस बिजनेस ने अपने आप को उस अकॉर्डिंग नहीं ढाला। तो वो चीज़ क्या हुई, डायरेक्टली कस्टमर वहाँ नहीं जा रहे हैं, उससे उस बिजनेस का कस्टमर क्या हो रहा है, बेस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उससे असर किस पे आएगा? सिर्फ उस बिजनेस पे आएगा, ना कि बाकी बिजनेस पे आएगा। भाई बाकी तो ले रहे ना, वहाँ जाइए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिटी, मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। सारे बिजनेस, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, वो सब बिजनेस के फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। कोई भी ऐसा एंटरप्राइज नहीं है जिस पे आप कहोगे कि कोई भी फैक्टर का असर नहीं आएगा। कस्टमर की प्रेफरेंस बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, गवर्नमेंट का रूल बदल गया, तो हम कहेंगे कि बिजनेस का असर उस पर नहीं आएगा। मतलब बिजनेस का एनवायरनमेंट यूनिवर्सल है, चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, आप अपनी कंट्री में कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, सब लोग क्या होते हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। सारे बिजनेस अपने आसपास के एनवायरनमेंट के फैक्टर से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं।
गवर्नमेंट ने अगर टैक्स पॉलिसी चेंज की तो वो छोटे बिजनेस के लिए भी हुई है, उस पर भी असर आएगा और बड़े बिजनेस पे भी असर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए बना है, नहीं, वो सबके लिए बना है। नेक्स्ट इज वेरियस स्टेक होल्डर। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। अब स्टेक होल्डर का वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने क्लास 10th में ही स्टेक होल्डर पे एक पूरा चैप्टर समझा है, ठीक है, और आपने पूरे चैप्टर में समझा था स्टेक होल्डर इन आई थिंक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपने पूरा चैप्टर में यही समझा कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, कौन कौन से लोग होते हैं, उनकी डिटेल में भी आपने समझा था। तो वही इस चैप्टर में भी आपका एक पॉइंट है, फीचर है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब क्या? स्टेक होल्डर बेसिकली वो लोग, वो ग्रुप या वो इंस्टीट्यूशन जिनका बिजनेस में, बिजनेस की सक्सेस में, बिजनेस की फेलियर में क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। याद आया आपको कि आपने कुछ पढ़ा था ऐसा 10th में? चैप्टर 1 था, मे बी भूल भी गए हो आप। मतलब वो सारे लोग जिनका बिजनेस भाई अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, उस पर उनका इंटरेस्ट रहता है, वो देखते रहते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। लाइक मैं इन्वेस्टर, मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो कंपनी कैसा कर रही है, वो प्रॉफिट में जा रही है, वो लॉस में जा रही है। प्रॉफिट में जा रही है तो ऑफकोर्स मुझे खुशी होगी कि मेरा पैसा सेफ है, नहीं जा रही है, लॉस में जा रही है तो मुझे दुख होगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो ये कौन है? ये है आपके स्टेक होल्डर, जिनका आपके बिजनेस में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या करती है, उनको इफेक्ट करती है, और वो भी बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये भी बिजनेस के एनवायरनमेंट में आएंगे, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। स्टेक होल्डर कौन? वो लोग, वो ग्रुप, वो इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस की सक्सेस और फेलियर में। कौन है वो? पहला है कस्टमर। कस्टमर वो लोग हैं जो आपके गुड्स खरीदते हैं। अगर कस्टमर आपके यहाँ सेटिस्फाइड है तो वो आपसे गुड्स खरीदेंगे, तो आपके बिजनेस में बढ़िया इफेक्ट आएगा। आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई वो आपके यहाँ नहीं खरीदेंगे, आपकी सेल डाउन जाएगी, है आप प्रॉफिट कमाओगे नहीं, तो आप बंद भी हो जाओगे। तो ये ऑफ कोर्स आपकी वर्किंग पे असर डाल रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? इनका भी इनडायरेक्ट आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है कि आप अच्छा कर रहे हो, कि बढ़िया कर रहे हो, कि खराब कर रहे हो, क्योंकि वो देखते रहेंगे। अगर वो देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे, उन्हें कैसे आपको बीट करना है। तो कॉम्पिटिटर्स भी क्या है? ये भी वो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। और बिजनेस की वर्किंग पे कैसे असर डालेंगे कि बिजनेस, जैसे मैं हूँ, मैं अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करूँगी कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, और जैसे मुझे लग रहा है कि वो नया कुछ बेच रहे हैं या कम प्राइस पे बेच रहे हैं या कुछ ऑफर्स चला रहे हैं, तो हम भी उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे। तो ये भी फैक्टर्स क्या होते हैं जो बिजनेस पे असर डालते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनका क्या होता है, इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, दोनों ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की वर्किंग पे क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स वो लोग होते हैं, वो कंपनी होती हैं जो आपको रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सर्विस देती है प्रोडक्शन के लिए, जो आपको हेल्प करती हैं आपके प्रोडक्शन में। आपको जैसे रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको रॉ मटेरियल ला के देंगी, आपको कोई टूल्स की ज़रूरत है तो वो आपको टूल सप्लाई करेंगी, ठीक है। अगर आपका सप्लायर मान लो ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, वो आपको सप्लाई टाइम पे देता है, तो आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा। बट अगर आपका सप्लायर जो है वो आपको टाइम पे चीज़ नहीं देते और आप उसी सिंगल सप्लायर पे ही डिपेंड हो, तो क्या होगा? मान लो उसने टाइम पे चीज़ नहीं दी, वो डिले हो गया रॉ मटेरियल, तो आपका प्रोडक्शन तो रुक जाएगा ना। तो आप तो प्रोडक्शन करोगे नहीं, आप तो कुछ बना ही नहीं पाओगे, तो बेचोगे क्या और कैसे बिजनेस चलेगा? तो इनका भी क्या होता है, आपकी वर्किंग पे असर आता है। तो बेसिकली स्टेक होल्डर चाहे जो हो, जो हम पढ़ रहे हैं कि कस्टमर है, सप्लायर है, ये सब आपकी वर्किंग पे असर डालते हैं, इसलिए ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर में हमने कहा है। हो सकता है अलग से क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाए कि स्टेक होल्डर जो होते हैं वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, और आप इसको बताइए एक एक करके सारे स्टेक होल्डर कौन कौन से और कैसे अफेक्ट करते हैं। तो अलग क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना है। एज आप बड़ी क्लास में 11th में, तो ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, वो इनडायरेक्ट भी पूछेगा, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। नेक्स्ट है डीलर्स और मार्केट इंटरमीडिएटरीज। हमने पढ़ा था मार्केट इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, लाइक आपके होलसेलर, रिटेलर्स,
जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बेसिकली आपके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। अगर इनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका सही चलेगा बिजनेस। और अगर नहीं कर पा रहे उतना, तो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट कस्टमर तक सही समय पे नहीं पहुंचेंगे, सही कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे, और जब वो सही समय पे नहीं पहुंचेंगे तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी आपके वर्किंग पे असर डालते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स कौन है? जो आपके बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई लोग हों। अगर उनका कंपनी में कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी कंपनी में भरोसा है, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और अगर वो फंड को रिफ्यूज़ कर दें, उनको लगे नहीं हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपके बिजनेस पे असर आएगा ही आएगा। आपके बिजनेस स्ट्रगल करेगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि मनी नहीं है। गवर्नमेंट भी आपके एक्सटर्नल, आपके स्टेक होल्डर में ही आएंगे। स्टेक होल्डर बेसिकली वो लोग जिनका आपकी सक्सेस फेलियर में इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। तो गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये देखना है कि जो कानून बनाए उसके आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। वो आपको कुछ लॉ देता है, वो आपको पॉलिसीज बनाता है आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए रूल्स बनाता है कि आप इसको फॉलो करें। इवन आपको सब्सिडी वगैरह भी देता है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे खुश है, आपको सपोर्ट करेगी। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपकी वर्किंग पे असर डालेगी। हो सकता है आप पे पेनल्टी लगा दे, आपका बिजनेस बंद करवा दे। पब्लिक, जनरल पब्लिक बेसिकली सोसाइटी, मीडिया, एनजीओ वगैरह, ये भी आपके बिजनेस पे असर डालते हैं। मान लो जो सोसाइटी है, जो मीडिया आपके बारे में अच्छा बोलती है, आपके बिजनेस के बारे में अच्छा सोचती है कि आप अच्छे हो, आप अच्छा करते हो सोसाइटी के लिए, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी बना रखी है बाहर, तो ऑफ कोर्स आपके बिजनेस पे अच्छा असर आएगा। आपके कस्टमर्स आपके लिए लॉयल होंगे, लोग आपको इन्वेस्टर आपके में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी बढ़ाई हर इंसान कर रहा है बाहर आपके प्रोडक्ट की, तो उनको इंटरेस्ट होगा आप में ट्रस्ट करने में, आप में पैसा लगाने में। बट अगर आपकी डैमेज कर दी गई है रेपुटेशन पब्लिक में, मीडिया ने, एनजीओ ने, जो भी है, आपकी रेपुटेशन एकदम नेगेटिव दिखाई है, तो ऑफ कोर्स आपको ना इन्वेस्टर पैसा देने आ रहा है, सरकार भी हो सकता है आप पे एक्शन ले, और कस्टमर भी आपको नहीं प्रेफरेंस देंगे बिकॉज आपकी इमेज मार्केट में ख़राब बनी हुई है। तो पब्लिक भी आपके बिजनेस पे क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन। स्टेक होल्डर में जो हमारा लास्ट है वो है कि वर्कर्स और ट्रेड यूनियन। अभी वर्कर्स कैसे करेंगे? वर्कर्स मतलब वो लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके जो भी लोग काम कर रहे हैं वो खुश हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर उनको मान लो कि कोई चीज़ को लेकर डिससेटिस्फेक्शन, आप उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं दे रहे हो और वो डिससेटिस्फाइड है, तो हो सकता है वो अपनी यूनियन के थ्रू आपके अगेंस्ट क्या करे? एक्शन ले, स्ट्राइक करे। स्ट्राइक वगैरह कर दी मान लो, तो क्या होगा? बिजनेस का प्रोडक्शन रुकेगा, सारी चीज़ें जो स्मूथ जा रही थी वो हैम्पर होंगी। तो बिजनेस की वर्किंग पे क्या हुआ? असर आया कि नहीं आया? असर आया। अच्छा चल रहा है, रिलेशन बढ़िया आपका इनके साथ, तो अच्छी बात है, फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं है, स्मूथली काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे और आप अच्छे से चल पाओगे। तो फीचर्स में आपको सारे फीचर्स याद रखने हैं। स्टेक होल्डर का एक काम करना, अगर सिर्फ फीचर्स बोलता है वो लिखने को, तो स्टेक होल्डर वाला बस पॉइंट डाल देना और एग्जाम्पल में बस हेडिंग लिख देना कि कौन कौन होता है। कस्टमर हो गया, ठीक है, और सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये एक दो एग्जाम्पल में डाल देना, ठीक है। लेकिन अगर स्टेक होल्डर को वो अलग से पूछता है कि स्टेक होल्डर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको एक्सप्लेन करिए, तो फिर आपको सारे जो भी 1 बाय 1 है, एक एक करके कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन होता है, कैसे इफेक्ट करता है, वो आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा, क्योंकि ये जो थोड़ा लेंदी वाला कह सकते हैं कि जो पॉइंट था आपका फीचर में, ये थोड़ा लेंदी है, बट क्वेश्चन फिर लेंदी हिसाब से वो अलग से फ्रेम करके आपको देगा। तो आपको ये याद रखना है कि हेडिंग कुछ भी आ सकती है, हो सकता है ऐसे ही बोल दें कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है बहुत सारे स्टेक होल्डर। अब बताइए स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कैसे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, और उनको एक्सप्लेन करिए एक एक करके। तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी है अपनी, ये मत हो कि आप ब्लैंक हो जाओ कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर करना। मैंने आपको सब बता भी दिया है कि कैसे कैसे अफेक्ट करता है और आपको उसको सही से कंसिडर करना है।
तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या नीड एंड इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर वो नीड भी बोलता है या इंपॉर्टेंस भी बोलता है, आपको ये लिख के आना है कि क्यों आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जान रहे हो। ठीक है, आपके बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, आसपास की जो सराउंडिंग्स है, जिसमें हमने बात की कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है बेसिकली उसके आसपास के सराउंडिंग, लाइक उसके अंदर की चीज़ें जो उसकी वर्किंग पे असर डालती हैं। ठीक, जैसे उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, उनका रवैया, आपकी पॉलिसीज़, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपकी वर्किंग पे असर डालता है ना। इसके अपार्ट बाहर की चीज़ें जो आपकी वर्किंग पे असर डालेंगे, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, लॉज क्या बन रहे हैं, मनी रिलेटेड फैक्टर्स जो मार्केट में चल रहे हैं, कस्टमर का प्रेफरेंस, टेस्ट, ये भी आपकी क्या करता है, असर डालता है ना आपके बिजनेस पे। तो हम इनको क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, हमें क्यों पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, क्या चीज़ें अंदर है, क्या चीज़ें बाहर है, हम क्यों चाह रहे हैं जानना, इसका क्या फ़ायदा होगा हमें। तो सबसे पहले तो हमें देखो, पहला तो हमें फ़ायदा होने वाला है कि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब व्हाट इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब अगर हम पहचान लेंगे, जान लेंगे कि बाहर क्या चल रहा है और कस्टमर क्या चाहता है। जैसे मुझे पता चल गया कि भाई कस्टमर का प्रेफरेंस बदल रहा है, मेरा मान लो क्लोथिंग बिजनेस है, मुझे पता चल गया आजकल ट्रेंड में जो मूवी आई है उसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होंगे, डैमेज जीन्स वगैरह चलेंगी या बूटकट जीन्स चलेंगी, बिकॉज ये चीज़ें लोग देख रहे हैं, अभी वो डिमांड भी करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग करूँगी, उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहूँगी। तो मुझे मान लो अगर वो डिमांड आती है जो मुझे लग रहा है आएगी और वो आती है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट रेडी करके लॉन्च कर दूँगी। तो मुझे क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि वो चीज़ मैंने दे दी क्योंकि मैंने पहले ही स्टडी कर लिया था कि ये चीज़ होगी। जैसे कि लोगों को पहले ही पता चल गया था कि फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, तो जो आपकी कार कंपनीज है उन्होंने समझ लिया फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रिक कार पे स्विच करेगा। तो क्या की, इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है अगर आप अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझते हो। ठीक है, इफ अ कंपनी अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट वेल, इट कैन ग्रैब न्यू अपॉर्चुनिटीज अर्लियर देन कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स से पहले आप टैप कर लोगे। जैसे मारुति सुजुकी ने क्या किया, छोटी कार्स पहले ही लॉन्च कर दी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, मिडिल क्लास अब अफोर्डेबल कार चाहेंगी। भाई कार इतनी महंगी नहीं खरीद पाएंगे, अफोर्डेबल कार चाहेंगी, अच्छा एवरेज देने वाली कार चाहेंगी या इलेक्ट्रिक कार चाहेंगी। तो उसने वो क्या करा, लॉन्च कर दिया। इससे क्या हुआ, कस्टमर की तो नीड होती और उसने तुरंत सर्व करने के लिए एक प्रोड्यूसर बैठा है, तो कस्टमर उसके पास जाके खरीदेंगे। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आपको पहले से ही थ्रेड्स के सिग्नल्स मिल जाते हैं। बेटा अगर आप कनेक्टेड हो ना, आपका बिजनेस के इन्वायरमेंट्स अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या खतरा हो सकता है आने वाले समय पे, क्या चीज़ें हैं कि अगर मैंने नहीं की तो मैं मार्केट से किक आउट हो जाऊंगा। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि आपको पता चला कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड ग्रो कर रहा है, लोग अब ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अब लोग बाहर जा रहे हैं ऑनलाइन, बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, अब घर में बैठ के ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो रिलायंस वाली या बड़ी बड़ी कंपनियों ने, टाटा क्लिक एंड ऑल, क्या किया, अपनी अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी जहाँ पे कस्टमर क्या कर सकता है, ऑनलाइन चीज़ों को खरीद सकता है। सोचो वो ना करती तो फिर क्या होता, फिर तो वो बाहर हो जाती, मार्केट से आउट हो जाती। तो मार्केट को या इन्वायरमेंट को जब आप स्टडी करते हो, बिजनेस के इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि मेरे आसपास चीज़ें क्या हो सकती हैं, और जो हो सकता है फिर आप अपने आप को उसके लिए क्या करते हो, तैयार करके रखते हो। तो थ्रेट्स हो या अपॉर्चुनिटी हो तभी पता चलेगा जब आप अवेयर होगे, जब आप इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, जब आप देखोगे कि मेरा बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो थ्रेट्स के बारे में भी मुझे पता चल जाएगा, क्या चीज़ें बदल रही हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को एडवांस में क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जब अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आप स्ट्रैटेजीज बना पाते हो। बिजनेस को स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है, ग्रो करना है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कि आपको क्या करना है, कैसे क्या बनाओगे, कैसे क्या प्लान कर रहे हो, क्या मुझे सेल्स टारगेट रखना, क्या मुझे टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, जब बेटा स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे बिजनेस के लिए तो क्या ग्रो कर पाओगे, बिना स्ट्रैटेजी के ग्रो कर पाओगे अपने बिजनेस को, नहीं कर पाओगे। बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए।
ठीक है। तो जब अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी सही स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। मान लो आप यही नहीं देख रहे हो कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, फालतू की स्ट्रैटेजी बनाए पड़े हो कि हम ये करेंगे, हम ये लॉन्च करेंगे। अरे वो चाहे ही नहीं रहा है कस्टमर, क्या करोगे वो लॉन्च करके, क्यों बनाई स्ट्रैटेजी, ऐसा फालतू में वेस्ट किया ना। इसीलिए इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। जैसे आईटीसी, जो आईटीसी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड की कंपनी है, इसको पता चल गया था कि टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है, तो इसने क्या किया, होटल्स इंडस्ट्री में एक्सपैंड करना शुरू किया। मैं मनाली गई थी, वहाँ पे आईटीसी का होटल था, तो मैंने पूछा अभी फ्रेंड से कि आईटीसी वाले तो एफएमजीसी में, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड में डील करते हैं, एफएमसीजी में, तो ये कहाँ से होटल्स वगैरह इनके हैं? तो बोले कि नहीं, इन्होंने तो एक्सपैंड किया था। तो इन्होंने ये पता स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि ये चीज़ ग्रो करे, इसकी नीड है, तो हम इस पे क्यों ना हाथ डालें, हम क्यों ना इस पे अपना बिजनेस सेटअप करें। तो जब आप समझोगे ना कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या इन्वायरमेंट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप अंडरस्टैंड करते हो इन्वायरमेंट को तो आप अपने राइवल से आगे रहते हो। बेटा आप बिल्कुल अलर्ट हो, देख रहे हो कस्टमर का क्या टेस्ट बदल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंड आ सकता है। जब आप अवेयर हो ना तो आप अपडेट करते रहोगे, कुछ ना कुछ न्यू करते रहोगे, तो आप कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहोगे। डोमिनोज को देखो, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। अभी मैं गई थी तो नए नए वैरायटी ऑफ पिज्ज़ा आ गए, मतलब उसने एक चीज़ और देखी कि मतलब कस्टमर को ऐसा चाहिए कि एक ही प्राइस में उसको सारे फ्लेवर मिल जाए, अलग अलग खरीदे क्यों। तो उन्होंने एक पिज्ज़ा बनाया, आपने देखा होगा बड़ा वाला, उसमें सारे टॉपिंग्स वाले पिज्ज़ा हैं, आई थिंक 700-800 का है। तो सोचो ना कि उसने देखा कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से चीज़ें बनाई। वो कॉम्पिटिटर से अपने आप को बहुत ही आगे ले गया, क्योंकि कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, नहीं एनालाइज किया। तो आप जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहते हो। जैसे रिलायंस जियो ने देख लिया कि कंज्यूमर की क्या नीड है, कंज्यूमर को चीप डेटा चाहिए, फास्ट इंटरनेट चाहिए, तो उसने स्टार्टिंग में क्या किया, 4G लॉन्च कर दिया लो कॉस्ट पे। तो कस्टमर तुरंत उसके तरफ भागा फिरा, क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, और उस हिसाब से उसने चीज़ें कर दी, और वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह गया। फिर कॉम्पिटिटर ने उसे कॉपी किया। नीड्स एंड कॉन्फिडेंस, देखो हम ये भी समझेंगे कि कस्टमर का नीड्स एंड कॉन्फिडेंस को हमें क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है सेटिस्फाई करने में। जब हम समझेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या चाह रहा है, ये कैसे पता चलेगा मैम कि वो क्या चाह रहा है? बेटा जब आप अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे तभी पता चलेगा कि वो क्या चाह रहा है। आप देखो, सर्वे करो, समझो कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसका क्या पैटर्न बदल रहा है, क्या कॉम्पिटिटर दे रहा है जो उसके पास वो जा रहा है। जब हम उसको स्टडी कर लेंगे, इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे उसके पर्सपेक्टिव से, तो हमें पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके हिसाब का ही क्या करेंगे, हम फिर गुड्स बनाएंगे। और जब हम कस्टमर को वो देंगे जो उसको चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो खुश होगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा इन टर्म ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, बिकॉज कस्टमर हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉयल होगा, क्योंकि वो जानेगा कि भाई मैं इसी ब्रांड के पास जाऊंगा क्योंकि ये वो देता है जो मुझे चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अगर हम पतंजलि की बात करें, तो पतंजलि ने समझ लिया कि इंडियन की क्या प्रेफरेंस है, उसको समझ में आया कि इंडियंस जो है वो आज कल के हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट चाहते हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत ही हर्बल आइटम्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए, जिससे क्या हुआ, कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तुरंत, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए था इसने क्या किया, वही दिया और उसी तरीके का चीज़ उसको सर्व किया। ये कब पॉसिबल हो पाया, जब उसने अपने इन्वायरमेंट को स्टडी किया। नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज मतलब कि जो पब्लिक है आपकी, लाइक आपके जो बाहर के लोग जो आपको देखते हैं, लाइक एनजीओ हो गए, कम्युनिटी हो गई, मीडिया हो गया, ये सब जो आपको देख रहे हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी इमेज है, सरकार की नज़रों में आपके ब्रांड की कैसी इमेज है, लोकल कम्युनिटी की नज़र में आपके ब्रांड की इमेज कैसी है, एनजीओ वाले जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रमोट करते हैं सोशल वेलफेयर, वो आपको कैसे देखते हैं, मतलब अगर उनको लग रहा है कि आप एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हो, आप कस्टमर को खराब क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, तो आपकी पब्लिक इमेज क्या हुई, डाउन हो गई। तो आप इन्वायरमेंट को समझते हो, आप ये देखते हो कि आपके इन्वायरमेंट के लोग कैसे हैं, क्या उनकी नज़रों में आपकी अच्छी इमेज है कि नहीं। अगर आपको अपनी अच्छी इमेज बनाना है तो आप फिर सोशली रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करना, फेयर प्रैक्टिसेस करना, जिससे आपकी जो पब्लिक है उसकी इमेज, उसके नज़रों में आपकी इमेज क्या बने,
गुड बने, अच्छी बने, जैसे टाटा ग्रुप सोशल वर्क, इम्प्रूव दिस रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। अब जैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं इनकी रेपुटेशन बिगड़ जाती है, लाइक मैगी, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी इमेज को इम्प्रूव किया, उन्होंने अपने ब्रांड को फिर से रिबिल्ड किया कि नहीं अभी हमारी इमेज बढ़िया बने, तो लोकल कम्युनिटी में मैगी के फ्री प्रोडक्ट लॉन्च करना, गरीबों को मैगी डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उससे क्या कि उन्होंने अपनी इमेज बढ़ाई। तो हमें देखना होगा कि मेरे इन्वायरमेंट में मेरी इमेज कैसी है, अच्छी है तो उसको मेंटेन रखना, और ख़राब है तो उसको इम्प्रूव करने का काम भी करने में हमको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। इन्वायरमेंट आपको ही पता है जल्दी जल्दी बदलता रहता है, बिजनेस जो मॉनिटर करते हैं कि क्या बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कभी अनअवेयर नहीं रहते हैं और क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आपका बिजनेस, आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, मैम अभी हम इससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल अपडेटेड मशीन आ गई है, जिससे वही काम 3 घंटे का काम अब 30 मिनट में हो जाता है। हमने क्या तुरंत ही उस मशीन को मंगा के अपडेट कर लिया अपने आप को, जिससे हम कॉम्पिटिटर से आगे हो गए। मान लो कॉम्पिटिटर वही चीज़ 30 मिनट में कर रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ, मैं 3 घंटे लगा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं अनअवेयर हूँ, मैं एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करती थी, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी ना, वो कस्टमर को तुरंत सप्लाई कर देगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप देखो, और इन्वायरमेंट आपको हेल्प करता है कि आप जो भी चेंजेस आ रहे हो उससे तुरंत क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। जैसे कंपनी दैट अडॉप्टेड ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड अर्ली सर्वाइव्ड, वो कंपनी जिन्होंने देखा कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड बढ़ रहा है, हमें भी अडॉप्ट करना है, हमें भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, वो आज की डेट में सर्वाइव कर रही है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो सफ़र कर रहे हैं। कीपिंग पेस विथ कंज्यूमरिज्म, मतलब बिजनेस स्टडी करता है इन्वायरमेंट को, वो देखता है मेरे कस्टमर का क्या मूवमेंट है, कंज्यूमर का क्या मूवमेंट, मतलब कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर कितने अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, ठीक है, फेयर प्राइस, ऑनेस्ट एड्स देना, मतलब मेरे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर मेरे से सेटिस्फाई नहीं है, मैं उनके राइट्स के खिलाफ काम कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स दे विल किक मी आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है, अगर मैं उनको सही प्रोडक्ट नहीं दे रही, ऑफ कोर्स दे विल नॉट गोइंग टू प्रेफर मी, तो मुझे उनके लिए भी वर्क करना है। By adopting to these expectations, business avoid complaints, gain trust and survive in the long run. अगर आप इन expectations को अडॉप्ट कर लेते हो, मतलब जो आपके कस्टमर चाहते हैं आप उनके चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो, राइट्स, उनके राइट्स को, बेटर क्वालिटी जो डिमांड करे उसको आप देना शुरू करते हो, फेयर प्राइस रखते हो, ऑनेस्ट एड्स देते हो, तो आपके कस्टमर आपके खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप ग्रो कर पाओगे। और वही चीज़ अगर आप ना करते, आप ना अंडरस्टैंड करते कि मेरे बिजनेस इन्वायरमेंट में कंज्यूमर को कैसा चाहिए, कैसे हमें उनको सर्व करना है, गलत एड्स दिखाते, आप सोचते कंज्यूमर तो अवेयर, इनको कुछ भी दिखाओ, बट ऐसा को तो कुछ है नहीं, कंज्यूमर के तो पास राइट्स भी है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके हिसाब से चीज़ें कर पाओगे, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपने आप को रन करोगे और सर्वाइव कर ले जाओगे। जैसे आफ्टर कंज्यूमर डिमांडेड सेफ प्रोडक्ट, कोल्डिंग कंपनी रिड्यूस हार्मफुल केमिकल्स, जब कंज्यूमर ने क्या किया, हमें सेफ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कोका कोला कहते हैं ना टार है ये वो है, कंज्यूमर ने कहा हमें सेफ प्रोडक्ट चाहिए, हम तभी पियेंगे, तो फिर इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, बिकॉज उन्होंने देखा भाई कंज्यूमर अवेयर है अपने राइट को लेके, उसको पता है उसको क्या चाहिए, तो हमें उसको वही देना है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है पेस्टल एनालिसिस, आपके सिलेबस में है कि पेस्टल एनालिसिस क्या है, ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट्स का ही टूल है। मतलब ये जैसे कुछ होते नहीं कि टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को स्टडी करने में, ये पेस्टल वही टूल है कि हम देखेंगे कि मेरा पेस्टल मतलब किससे बना है, पेस्टल, पेस्टल वर्ड मतलब क्या होता है मैम, पेस्टल जो है बेटा वो आपके 6 फैक्टर्स, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के जो 6 फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, मतलब वो फैक्टर जो इन्वायरमेंट में हैं और बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, वो जो 6 फैक्टर्स हैं उनका जो पहला वर्ड है उससे बना है आपका पेस्टल। वो 6 फैक्टर कौन हैं जो बिजनेस के इन्वायरमेंट में है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, सी से एस से सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। ये क्या हो गया आपका पेस्टल, ये क्या है 6 फैक्टर है जो आपकी वर्किंग को, आपके बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये 6 फैक्टर कैसे आपकी बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, ये 6 फैक्टर क्या हैं वो भी हम समझेंगे। तो मैनेजर को टूल दिया गया कि आप पेस्टल एनालिसिस करें, मतलब ये 6 फैक्टर को एनालाइज करो कि ये 6 फैक्टर कैसे हैं और आपके बिजनेस पे इनका क्या असर आ रहा है और उसके हिसाब से ही चलो, ठीक।
तो पेस्टल इज अ टूल, ये क्या है, एक टूल है जो आप यूज करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि ये जो पेस्टल है ना बेटा, जो ये पॉलिटिकल आपके पता है सिलेबस में वो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है नहीं, वरना मैं आपको जब वहाँ पढ़ाती ना तो मैं आपको बताती कि बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डाल रहा है, और एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डाले। तो जो ये पेस्टल है ना, मैं इतना बताऊंगी, जो ये पेस्टल है ना वो बिजनेस के बाहर है। सरकार की पॉलिसी नीति आपके बिजनेस के अंदर है क्या? बाहर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बाहर है, इकोनॉमी बाहर है, ये सब बाहर है और आपकी बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। अगर इनमें कोई भी चेंज होता है, सरकार की जीएसटी ले आई, बदलाव आया, तो आपके बिजनेस को भी तो फॉलो करना है ना वो रूल, तो आप पे भी तो असर आएगा। तो ये वो फैक्टर है जो एक्सटर्नल है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डाल रहे हैं। क्या मैं बिजनेस इनको कंट्रोल कर सकता है? नो, बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप नहीं कह सकते कि जीएसटी हमारे पे मत लगाओ, आप पे भी लगेगी, सब पे लग रही तो आप पे भी लगेगी ना। लेबर लॉ आया है, 8 घंटे काम करवाना है, सब पे लग रहा है, आप क्यों बोल रहे हो कि 10 हम 15 घंटे कराएंगे? पेनल्टी लगा देंगे आप पे, रूल क्यों नहीं फॉलो किया आपने? तो ये वो फैक्टर है जो एक्सटर्नल है, बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं और बिजनेस उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस को इन पे अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, इनको फॉलो ही करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो पेस्टल एक टूल है जो एनालाइज करता है आपके एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को। ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो समझे कि चेंजेस क्या हैं, मतलब हमारे इन सारे फैक्टर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, पॉलिटिकल फैक्टर में क्या बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया, मतलब हम चेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे अलग अलग एरिया में, मतलब इन सारे एरियाज में क्या बदलाव है ये सब समझेंगे, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो ये बिजनेस के लिए क्रिएट करें उनको अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब ये जो भी चेंज आ रहा है, लाइक पॉलिसी बदली, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदला, जीएसटी रूल आया, तो इससे बिजनेस को खतरा हुआ या अपॉर्चुनिटी मिली, इसको समझेंगे। खतरा है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव लाएं, अपॉर्चुनिटी है तो क्या करें। तो ये सब कब पॉसिबल होता है? जब आप इसको एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के लिए एक टूल यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे पेस्टल एनालिसिस, क्योंकि ये वही टूल होगा जो आपको इन 6 फैक्टर्स को जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं और बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनको समझने में हेल्प करता है। सोचो ना, जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो उसको तो बेटा ठीक समझ लिया तो कंट्रोल कर लिया, वो तो ठीक है, समझना जरूरी है, बट जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं, सोचो उसको कितना समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं समझा तो आप चले ही जाओगे काम से, क्योंकि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको एडजस्ट ही करना है उसके साथ। तो ये हेल्प करता है मैनेजर कि वो समझे कि चेंज क्या है, ट्रेंड क्या है इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टूल बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सारे फैक्टरों को एनालाइज करो, इनसे क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या थ्रेट मिल सकता है। फ़ायदा है तो फ़ायदा उठाओ, थ्रेट्स है तो उससे अपने आप को बचाओ, जिससे आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। नेक्स्ट इज हम समझेंगे कि पेस्टल एनालिसिस की जो टूल है, इसमें हम पेस्टल की कैसे एनालिसिस करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो 6 फैक्टर्स आपको इसमें लिख के आने एग्जाम में। पहला है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स आएंगे, मतलब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, टैक्सेशन, ट्रेड के रूल्स क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार कितनी अदल बदल रही है, ये सब बिजनेस पे असर डालते हैं। इसलिए हमको स्टडी करना है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इन सबको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी बिजनेस की वर्किंग पे क्या डालती हैं? असर डालती हैं, कॉस्ट को और अपॉर्चुनिटीज़ को चेंज करके। मान लो टैक्सेशन रूल बदल गए तो मेरी कॉस्ट पे तो असर आएगा ही ना, टैक्स ज़्यादा पड़ेंगे। अभी देखो टैक्स ज़्यादा पड़ने लग गए, ठीक है, बहुत में तो जीएसटी कम भी हुआ है, तो कॉस्ट पे डायरेक्ट असर आया है। तो इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने कौन से रूल्स लाए हैं टैक्स के लिए, ट्रेड के लिए, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। तो हमें समझना होगा कि क्या रूल्स आए हैं टैक्सेशन में, ट्रेड्स के क्या रूल्स हैं, जिससे हम अपने आप को उसके लिए रेडी कर पाएँ। तो पेस्टल हेल्प करता है मैनेजर को कि वो अपने इन सब चेंजेस के लिए अपने आप को क्या करे, प्रिपेयर करे। कोई नए टैक्स रूल आए तो भाई उनको फॉलो करके अपनी कॉस्टिंग करो और प्रोडक्ट को बेचो, ठीक। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है? इसमें इनकम लेवल, इसमें क्या क्या आएगा? इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट। अब खुद सोचो, अगर इनकम लेवल ज़्यादा है, लोगों के पास अच्छी अर्निंग कैपेसिटी है, लोगों के पास पैसा है हमारे इकोनॉमी में, तो वो गुड्स को खरीदेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा,
सेल ज़्यादा होगी। बट सोचो ना, अगर नहीं है, इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई है, तो लोग तो खरीदेंगे नहीं। तो उस हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बना के प्रोडक्शन आप करोगे कि डिमांड कम है तो हम इतना क्यों प्रोड्यूस करें, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं। तो इसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, मतलब बहुत अच्छी डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं, तो फिर बढ़िया है। लेकिन अगर इकोनॉमी वीक है तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। लोग खर्चे कम कर रहे हैं तो आपको भी अपने खर्चे जो कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल पे कर रहे हो, थोड़े कंट्रोल करने होंगे, बिकॉज इतनी डिमांड नहीं होगी। तो आपको हेल्प करेगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है प्रोडक्ट में, कितने प्रोडक्शन करना है। तो ज़रूरी है कि पेस्टल एनालिसिस के थ्रू आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर ले जाओ और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो। जैसे जब रिसेशन होता है, मंदी चल रही होती है, तो कंपनी रिड्यूस करती हैं अपना प्रोडक्शन और डिस्काउंट ऑफर करती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है भाई कोई नहीं लेगा, डिस्काउंट देंगे तो शायद लोग ले भी लें। तो ये स्ट्रैटेजी, तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पेस्टल एनालिसिस के थ्रू आप इन सारे 6 फैक्टर को एनालाइज करो, स्टडी करो और देखो कि आपके लिए ये क्या चीज़ क्रिएट कर रही है। जैसे मैंने देखा कि महंगाई बहुत है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि यार जब बहुत महंगाई है तो मैं अपने गुड्स को थोड़ा सा कॉस्ट कम करने की कोशिश करूं, डिस्काउंट देने की कोशिश करूं कि लोग मेरे पास आएँ। तो बिजनेस अगर इन्वायरमेंट की स्टडी करेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, तो मनमाना प्राइस डाल देगा, मान लो उसको पता ही नहीं कि भाई अच्छा रिसेशन चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था, फिर तो बंद हो जाओगे तुम। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, लाइक आपके यहाँ जहाँ पे आपका बिजनेस, वहाँ का कल्चर कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ को लेके कितनी अवेयरनेस है। क्योंकि जैसा कल्चर वैसा ही कस्टमर का प्रेफरेंस, वैसा ही उसका टेस्ट होगा। जैसे लाइफस्टाइल, बड़े बड़े लोग हैं, महंगी महंगी जगह रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल अपडेट है, वो 3rd क्लास फूड नहीं खरीदेंगे, वो महंगे अच्छे क्वालिटी के तरफ जाएंगे। तो आपको बिजनेस को वैसा ही डिलीवर करना होगा। तो कहीं भी बिजनेस इस्टेब्लिश होता है ना, तो वो देखता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। और अगर सोसाइटी में ट्रेंड भी बदल रहा है, लाइक आप देख रहे हो कि इनकम लेवल बढ़ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, दे आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, तो फिर हमें अपने आप को अपडेट भी करना होगा। ठीक, जैसे हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी में हो तो आपको ऑर्गेनिक और शुगर फ्री फूड पे फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हम देखेंगे कि कोई नए इन्वेंशंस तो नहीं आ रहे हैं, कोई डिजिटलाइजेशन की तरफ तो और मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना होगा, अदरवाइज हम बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप ओल्ड मेथड से काम करोगे तो ऑफकोर्स आप बाहर हो जाओगे। तो पेस्टल एनालिसिस आपको हेल्प करता है कि आप देखो भाई कि आपके लीगल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, और अगर नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी तो आप भी अडॉप्ट कर लो जल्दी से, इंस्टेड आप बाहर हो। बहुत लोग अभी देखते हो कि कहते हैं हम कैश में ही पैसा लेंगे, हम यूपीआई नहीं लेंगे, और आप वहाँ नहीं खरीदते हो फिर, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ट्रेंड ही यही चल रहा है यूपीआई वाला। तो फिर वो लोग क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी तो किया, देखा तो कि हाँ चल रहा है, बट बदला ही नहीं। स्टडी करके बदलना भी है आपको। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब क्या, लॉ से रिलेटेड। तो आपके आस एनवायरनमेंट में क्या रूल्स हैं, क्या लॉस बन रहे हैं, क्या रेगुलेशन है, लाइक कंज्यूमर लॉ क्या है, लेबर लॉ क्या, आपको समझना होगा बेटा। उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको भी समझना होगा, उसको फॉलो करना होगा। नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, आपकी रेपुटेशन गिरेगी मार्केट में, है ना। तो आपको करना है। जैसे पेस्टल हेल्प करता है मैनेजर को कि वो अपडेट रहे कि क्या रूल्स आ रहा है और उनको फॉलो भी करें। प्लास्टिक बैन हो गई तो कंपनी अपडेट रहे कि प्लास्टिक बैन हो गई है, लॉ आया है और हमें भी नहीं वो करना है, अदरवाइज हम पे पेनल्टी लगेगी। लास्ट फैक्टर जो हम पेस्टल एनालिसिस में इस टूल को यूज करके स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो है इन्वायरमेंटल एनवायरनमेंट। मतलब इन्वायरमेंट को के रिलेटेड कि इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें आएगा हमारा क्लाइमेट, पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी। जैसे हमें पता है कि हमारा पॉल्यूशन बहुत है, मान लो हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और कस्टमर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो अगर हम बेटा ऐसा कुछ बनाएंगे ना जो उसके अगेंस्ट होगा इन्वायरमेंट के, तो कस्टमर हमें नहीं प्रेफरेंस देंगे। वो कहेंगे कि आप तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो कि हम इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है और आप भी कंट्रीब्यूशन करो उसके लिए, तो बिजनेस को इफेक्ट होगा। तो कंपनी को ग्रीन नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, सरकार भी बनाती है वो भी फॉलो करने होंगे। तो पेस्टल हेल्प करता है कि आप इको फ्रेंडली स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे ऑटो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन के तहत, पॉल्यूशन लॉ के तहत इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें भी अपने आप को क्या करना है, अपडेट करना है, तभी लोग हमारी क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट इज पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल आपको समझाए जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में अभी आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम ये पोर्टर के 5
मॉडल्स, ये क्या है, ये 5 फोर्सेस मॉडल अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये भी आपको हेल्प कर रहा है बिजनेस के एनवायरनमेंट की ही स्टडी में। अभी पोर्टर जो थे ना, मैं अभी बोल रही हूँ कुछ और मत समझना, अभी जो मतलब जो ये पोर्टर थे इन्होंने क्या किया, इनका नाम क्या था पहले तो समझ लो, माइकल पोर्टर थे। इन्होंने कहा कि हम एक टूल डेवलप करेंगे जिससे अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है, मान लो किसी मार्केट में किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, मेरा प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि मैं एक टूल बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा ये एनालाइज करने में कि जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उसमें कितना कंपटीशन का लेवल है और कितना प्रॉफिट आप वहां से बना पाओगे, मतलब वो इंडस्ट्री कितना प्रॉफिट बना रही है। क्योंकि खुद सोचो ना बेटा, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, लाइक आपने सोचा मैं कार इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, या मैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, या मैं क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो आप सोचोगे कि यार मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कंपटीशन कितना है, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वहाँ अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने की नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने 5 फोर्स मॉडल दिए जो आपको हेल्प करेंगे इसी चीज़ को पता लगाने में। ये मॉडल कहता है कि कंपटीशन इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जिस्टिंग राइवल्स। अब ये सोच लो कि अरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इतने इतने राइवल्स है तो मेरा कहाँ होगा, रिलायंस बैठा, टाटा बैठा, सब तो है इस इंडस्ट्री में, तो फिर तो वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत है। तो क्या बस वही बताता है कि कंपटीशन बहुत है कि कितने राइवल्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, वो बता देगा कि हाँ अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कंपटीशन, कम है तो कम कंपटीशन? नहीं, इन्होंने कहा इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 5 फोर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन का लेवल है और आप वहाँ पे प्रॉफिट बना पाओगे या नहीं। ठीक, तो वो हम समझेंगे कि वो 5 फोर्स कौन कौन से, वो 5 फैक्टर कौन कौन से जो आपको बताएगा कि एक इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। आपको एक आ रहा होगा इंटरेस्ट कि हाँ मुझे भी जानना है कि एक इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो 5 फैक्टर कौन है, क्योंकि मैं राइवल्स को पता कर सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा है, बट इसके अपार्ट और कौन सी चीज़ें जो मुझे बताएंगी कि कंपटीशन उस इंडस्ट्री में कितना है और वो इंडस्ट्री में आप कितना प्रॉफिट बना सकते। तो पहला तो देखो बेटा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस आ जाता है, मतलब नए लोगों के आने का कितना खतरा है। सोचो ना, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे नए नए लोग आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री एंट्री एग्जिट रखा है, तो वहाँ पे कंपटीशन का लेवल हम कहेंगे ज़्यादा है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री, इफ़ एन इंडस्ट्री इज मेकिंग हाई प्रॉफिट, न्यू बिजनेस विल एंटर। कोई इंडस्ट्री है जिसमें हमें सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पैसा बहुत है, जैसे फूड इंडस्ट्री में भी लग रहा है पैसा बहुत है, तो नए नए बिजनेस वहाँ पे आएंगे अपने आप को सेटअप करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। तो नए नए बिजनेस क्या करेंगे, आना शुरू करेंगे, एंटर करेंगे, और जब बहुत सारे फर्म आ जाएंगे तो कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो फर्म को तो अपने प्राइस रिड्यूस करेंगे। हम इसी तरीके से समझ रहे हैं कि कंपटीशन कैसे होगा, प्रॉफिट कितना ट्रैक करेगा। तो हमने बोला अगर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एंट्री वगैरह फ्री है, मतलब बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी बैरियर नहीं लगा रखा है हमने कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री एंट्री है, थ्रेट सेट, खतरा है इसीलिए कि न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं। तो जब नए नए एंट्रेंट्स आ सकते हैं, नई नई फर्म आ सकती हैं, तो जब ज़्यादा फर्म आएंगी तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, सब आपस में लड़ेंगे, ठीक। और जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो सब चाहेंगे हमारा कस्टमर हमें ले हमें ले हमें ले, तो हम क्या करेंगे, प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा कम सस्ता बेचेंगे तो कस्टमर हमारे पास आएंगे, हम मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, ज़्यादा एड्स रन कर देंगे, कस्टमर को अगर हमारा कुछ नूडल्स दिमाग में आएगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को ही सोचेगा, मैगी को ही सोचेगा, क्योंकि हम इतना एड्स चला देंगे कि कस्टमर पे हमारी इमेज बन जाएगी, हम क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो फर्म ये सब चीज़ें करेंगी, देयरफॉर इनका प्रॉफिट नीचे जाएगा, क्योंकि एड्स में पैसा खर्च कर रहे हो भाई तो प्रॉफिट तो फिर कम बनाओगे, कम प्राइस में बेच रहे हो तो प्रॉफिट तो कम होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, नीचे जाएगा। जैसे फूड डिलीवरी वॉज प्रॉफिटेबल, फूड डिलीवरी लगा कि प्रॉफिटेबल है, तो बहुत सारे ऐप आ गए, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, और इन सब ने डिस्काउंट देना शुरू किया और इससे क्या उनका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। तो एक फैक्टर जो बताता है कि कंपटीशन इस इंडस्ट्री में कैसा होगा वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अगर न्यू एंट्रेंस आने का खतरा है, आ सकते हैं, तो फिर हाँ भाई वो आएंगे जल्दी जल्दी, कंपटीशन बढ़ाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा तो सब लोग प्राइस रिड्यूस करने के लिए के चक्कर में, डिस्काउंट देने के चक्कर में रहेंगे, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली उनका कम होगा, ठीक। तो पहला तो इन्होंने बोला ये फैक्टर है। दूसरा इन्होंने बोला कि बार्गेनिंग पावर कैसी है आपके सप्लायर की, जो सप्लायर्स है, मतलब जिनसे आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है उस इंडस्ट्री में। मानो ना, इफ सप्लायर आर फ्यू एंड स्ट्रॉन्ग, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ ही सप्लायर है,
मतलब रॉ मटेरियल आपको सेलेक्टेड ही सप्लायर देंगे, ठीक है, और वो स्ट्रांग भी है, तो आपसे वो हाई प्राइस मांग सकते हैं कि आप हमें अच्छा खासा पैसा दोगे तो ही हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे आपको रॉ मटेरियल। तो आप क्या करोगे उस इंडस्ट्री में? तो जब आपको वो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट में मिलेगा तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन जब करोगे तो वो भी एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जोड़ के तो फिर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे, तो आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ेगी, when cost rises but competitor cannot increase selling price much, their profit margin fall। फिर अब सारे कॉम्पिटिटर क्या करेंगे? कोशिश तो करेंगे कि हाँ भाई सबको सप्लाई महंगी मिल रही है तो प्राइस तो सबका जा रहा है, तो कंपनियां कोशिश करेंगी कि हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाएंगी क्योंकि प्राइस तो उतना आपको सेट करना ही होगा, प्राइस तो आप उतना रिड्यूस नहीं कर सकते हो। तो हाँ, अगर आप उसमें भी डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लो चला जाएगा, क्योंकि एक तो प्राइस आप ज़्यादा नहीं सेट कर सकते, कम उसमें मार्जिन आपको सेट करना हो, क्योंकि ज़्यादा प्राइस सेट कर दोगे तो कस्टमर लेगा ही नहीं आपका, तो आपने उसके लिए चक्कर में प्राइस भी कम सेट किया है। तो अगर उसमें डिस्काउंट भी दे दोगे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करने, तब तो आप बिल्कुल ही चले जाओगे। तो यहाँ पे भी इस केस में भी प्रॉफिट क्या होता है? कम जाता है। जैसे इफ ओनली वन कंपनी सप्लाई चिप फॉर मोबाइल, सोचो आप मोबाइल इंडस्ट्री में गए और वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी है जो चिप्स सप्लाई करती है और उसने चिप्स के प्राइस बढ़ा दिए, तो फ़ोन मार्केटर क्या करेंगे? जो फ़ोन बना रहे हैं उनकी क्या होगी? कॉस्ट जो है फ़ोन की वो बढ़ेगी, ठीक है, और जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो सेलिंग प्राइस तो उतना नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते मैम सेलिंग प्राइस? क्योंकि खुद सोचो ना बेटा, आपने रॉ मटेरियल पहले सस्ते में मिल रहा था, अभी रॉ मटेरियल बढ़ गया, अब आप ज़्यादा सोचो, अगर आप 1 लाख का फ़ोन आप पड़ रहा है आपको, ठीक है, कॉस्ट वॉस्ट के साथ, अगर आप एकदम वही कॉस्ट लोगे जो कॉस्ट उसकी है, मान लो आपको लग रहा है 1,20,000 में सेल आउट करना चाहिए, बट आपको पता है 1,20,000 कोई सेलर नहीं देगा, 20,000 का प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं रख सकते अपने लिए, क्योंकि कोई नहीं देगा, तो फिर आप 10,000 का ही सोचोगे फ़ायदा उठा लेते हैं, छोड़ते हैं 10,000 रुपये, तो उतना आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि कस्टमर ही नहीं पे करेगा, क्योंकि उसको लगेगा इतना महंगा क्यों हम खरीदेंगे, तो उस केस में भी आपका प्रॉफिट फॉल होगा। तो बार्गेनिंग पावर कैसी है सप्लायर की, उससे भी आपके इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन डिटरमाइन होता है कि अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है सप्लायर की, स्ट्रॉन्ग है, तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपस में कॉम्पिटिट करेंगे इस लेवल तक कि सबको कहीं ना कहीं लगेगा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो हम कुछ कम कमाएं, कुछ प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, वो 10 कमा रहे तो हम चलो 7 ही कमाते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो इसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन लो ही रहेंगे। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की बात करें, अगर जो बायर्स हैं वो पावरफुल है, मतलब कस्टमर्स आपके पावरफुल है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे कस्टमर के पास पावर बहुत है, तो वो आपसे कहेंगे कि आप प्राइस गिरा के हमें प्रोडक्ट दो और अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दो, तो आप पे प्रेशर आएगा कि मुझे पहली बात तो कम प्राइस का प्रोडक्ट बेचना है, दूसरा मुझे अच्छी क्वालिटी भी लेनी है, मतलब मेरी कॉस्ट भी लगेगी ज़्यादा, मतलब मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट तो मेरी आएगी ज़्यादा, लेकिन मैं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बना सकती, क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। तो उस केस में मेरे दोनों तरीके से प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी क्योंकि मैं अच्छा बना रही हूँ, बट वो अच्छा बनाने की कॉस्ट तो पे करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम उन्हें सस्ते में दें, तो मेरा वहाँ से भी नुकसान हो, इधर से भी नुकसान है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री में अगर ये फैक्टर भी है तो भी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे वॉलमार्ट बायस इन बल्क एंड प्रेशर सप्लाई टू सेल चीप, जैसे वॉलमार्ट है वो बल्क में खरीदता है आपसे, ठीक है, और आपको प्रेशर डालता है सप्लायर्स पे कि आप क्या करो, चीप में बेचो, क्योंकि हम आपसे तभी लेंगे जब आप सस्ता बेचो, उनके पास पावर है वॉलमार्ट के पास, तो सप्लाई पे प्रेशर आता है कि हमें सस्ता ही बेचना होगा और हमें बेस्ट भी देना है उनको, तो हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली इस वजह से भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो हमें देखना होगा कि जिस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में बायर्स की बार्गेनिंग पावर कैसी है, अगर ज़्यादा है तो उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन फिर ज़्यादा ही हमें देखने को मिलेगा इस टर्म में, क्योंकि सब कॉम्पिटिट कर रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि हम कस्टमर को अच्छा भी दें और सस्ता भी दें, और उस चक्कर में सब कहीं ना कहीं अपना प्राइस गिराते जा रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है उस चक्कर में, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम मिलने वाला है। नेक्स्ट इज थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट। जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वहाँ पे सब्सिट्यूट का कितना थ्रेट है। सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अगर टी है तो कॉफ़ी है, तो अगर कस्टमर को टी महंगी पड़े तो वो कॉफ़ी पे स्विच कर जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल है, जैसे इंडस्ट्री में जा रहे हो वहाँ पे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल है, तो आपको पता है कस्टमर तुरंत स्विच करेगा अगर आपने ज़रा सा भी प्राइस बढ़ा दिया। तो इससे क्या होता है, कंपनी पे एक लिमिट लग जाती है कि आप उतना प्राइस नहीं बढ़ा सकते जितना आप चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर तुरंत स्विच करेगा। अगर कॉफ़ी पॉपुलर है और टी सेलर, इफ कॉफी बिकम्स पॉपुलर टी सेलर कैन नॉट इंक्रीज प्राइस मच एंड मे लूज कस्टमर। अगर उनको लग रहा है जैसे सब्सिट्यूट अवेलेबल है टी का कॉफी और कॉफी पॉपुलर चल रही है इस टाइम पे,
तो टी वाले अपना प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उन्हें पता है सब्सिट्यूट अवेलेबल है। अगर हमने ज़रा सा भी प्राइस बढ़ा दिया तो कस्टमर कॉफ़ी पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उससे लगेगा जब सेम प्राइस में तो हम कॉफ़ी क्यों ना जाएं, क्योंकि वो तो पॉपुलर है। आपके पास क्यों आ रहा था? क्योंकि आप सस्ते पे जा रहे थे। तो ऐसी इंडस्ट्री में अगर आपके लिए देख रहे हो आप सब्सिट्यूट बहुत ही इजीली अवेलेबल है, कस्टमर जल्दी से स्विच कर सकता है, तो आप इतना ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। इफ़ कंपनी इंक्रीज प्राइस पीपल विल मूव टू सब्सिट्यूट। अगर आप बढ़ाते भी हो तो कस्टमर सब्सिट्यूट पे चला जाएगा। सो यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री में भी कंपटीशन ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट बहुत ही लिमिटेड होता है। इसीलिए जो भी सेलर्स होते हैं वो इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं और कॉम्पिटिट करते रहते हैं, प्राइस उतना नहीं भी बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने ज़्यादा सा भी बढ़ा दिया तो लोग दूसरे पे, आप खुद सोचो आपका ठेला है, बगल वाला ठेला, आप तो 10-10 की चाउमीन बेच रहे हो, हमने 12 की शुरू कर दी तो लोग 10 वाले पे ही जाएंगे, फिर 12 वाले पे नहीं आएंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन ऐसी जगह पे भी क्या होता है, बहुत ही लो होता है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, वही है एक फैक्टर था ना कि इसके अपार्ट भी बहुत सारे हैं, तो वो हमने समझ लिया कि बार्गेनिंग पावर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, कस्टमर, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। इसके अपार्ट हम समझेंगे कि राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपस में कितने बड़े राइवल्स हैं। अगर बहुत सारी फर्म है सेम इंडस्ट्री में तो भाई कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी फर्म है, एक भी रिड्यूस करेगा तो लोग दूसरे पे चले, एक रिड्यूस करे तो लोग उस पे आएंगे, फिर दूसरे वाले को भी रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस। तो कंपटीटर रिड्यूस प्राइस स्पेंड मोर एडवर्टाइजिंग, तो सब कंपटीटर यही करते हैं भाई कि अपना प्राइस कम बेचे, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराएं। तो आपको क्या लगता है जहाँ पे सस्ता बेच रहे हैं, खूब एडवर्टीजमेंट पैसा लगाए पड़े, क्या प्रॉफिट ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में? नहीं है। तो हमें देखना होगा जाने से पहले कि क्या प्रॉफिट, क्या एग्जिस्टिंग राइवल्स ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा होगा और उतना प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप महंगा नहीं बेच सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग हैं जो सस्ता भी बेच रहे हैं और मार्केटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं। सो इनके ये जो एक्शन है वो कॉस्ट तो बढ़ाते हैं और रिड्यूस करते हैं रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट। जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन है, ये सब आपस में प्राइस वॉर करते रहते हैं, तो अगर ज़रा सा भी किसी ने भी कम कर दिया तो दूसरा वाला भी तुरंत ही कम कर देता है। और एड्स वगैरह टीवी पे जिसके भी ज़्यादा ऐड लगते हैं, कस्टमर को लगता है यही वाले ज़्यादा बेटर है, तो उस पर स्विच कर जाता है। तो ये लोग इस इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे जहाँ पे राइवल्स ज़्यादा हैं तो आपको बहुत ही कंपटीशन फेस करना होगा, आपको प्राइस भी रिड्यूस रखने होंगे, एड्स पे भी बहुत खर्चा करना होगा, मतलब इतना प्रॉफिट भी नहीं बना पाओगे। तो पोर्टर्स ने बोला कि ये 5 फैक्टर हैं जो आप स्टडी कर लेना अगर किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, ये समझने के लिए उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है और वहाँ पे प्रॉफिट कितना बन पाएगा। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में गए जहाँ पे नए एंट्रेंस आने का थ्रेट्स है, बहुत चांस है कि नए बिजनेस एंटर करेंगे, प्रॉफिट है वहाँ पे, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा जैसे ज़्यादा आएंगे कंपटीशन और बढ़ता जाएगा, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा लोग प्राइस कम करेंगे, एड्स वगैरह पे खर्च करेंगे, तो वहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। फिर था सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा, तो सप्लायर आप पे प्रेशर डालेगा कि हम नहीं देंगे नहीं सप्लाई, या महंगी सप्लाई देंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, फिर सारे कॉम्पिटिट करेंगे कि हमका सस्ता बेचे, उस चक्कर में आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। सप्लायर्स ऑफ बार्गेनिंग पावर, सब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर की कितनी बार्गेनिंग पावर है भाई, सोचो ना, बार्गेनिंग पावर बायर्स की बहुत है, वो कह रहे हैं हमें अच्छा भी चाहिए सस्ता भी चाहिए, तो फिर सस्ता अच्छा बनाने के चक्कर में कहीं बना पाओगे तुम पैसा, और कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि सभी उसी रेस में लगे हुए हैं कि हम भी सस्ता बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, हम तुमसे भी सस्ता बेचेंगे, तो कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा ही होगा। थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट अवेलेबल है, अपना प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते, प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं कर सकते, इतना कंपटीशन है कि ज़रा सा भी तुमने बढ़ाया तो सामने वाले पे लोग स्विच कर जाएंगे। सोचो अगर ऐसी मार्केट जहाँ पे सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर कहाँ ही स्विच करेंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन भी कम है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में कितना कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा है, तो सब प्राइस कम करने और एड्स पे खर्चा करने पे लगेंगे, कंपटीशन इंटेंस होगा तो उतना प्रॉफिट नहीं ही बनेगा, ठीक है। तो हमने पोर्टर को एनालाइज किया। नेक्स्ट जो लास्ट है आपके चैप्टर में वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आपको समझना होगा कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट जो है वो स्टैंड करता है 4 वर्ड से बना हुआ है, डेट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। किससे बना हुआ है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब जो स्वॉट है ये भी एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है, आप एनालाइज कर पाओ कि बिजनेस की
स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की वीकनेस क्या है, बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है और क्या थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है। मतलब जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो हम ओवरऑल एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को, अंदर की चीजें भी एनालाइज करेंगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, बाहर भी हम जाएंगे पता करने कि बाहर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है या बाहर मेरे लिए क्या खतरा आ सकता है। तो ये टूल बहुत ही अच्छा है जो आपको हेल्प कर देगा ये अंडरस्टैंड करने में कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब बाहर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। तो जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, मतलब पूरा एनालाइज करते हो अंदर की बाहर की चीज़ें, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी बेटा। मैनेजर को पता चल जाएगा मेरी कंपनी किस चीज़ में अच्छी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, हमें पता चल जाएगा। और जब हमें अपनी ताकत पता चल जाती है ना तो हम उसके बलबूते जंग जीत लेते हैं। वेयर इट इज़ वीक, कहाँ पे वो कमज़ोर है तो वो काम करेगी, यार मेरी कमी है, सारे कॉम्पिटिटर मुझसे इसीलिए आगे निकल रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता, मैं टेक्नोलॉजी को तुरंत नहीं अडॉप्ट कर पाता, तो हम अपने आप को अडॉप्ट करने, उसी लिए फंड लाना, जो भी कमी आ रही है वो करेंगे। वॉट चांसेस एक्सिस्ट इन द इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, क्या चांसेस हैं, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ बोलो यहाँ पे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके इन्वायरमेंट में, क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं, वो आप स्वॉट के थ्रू पता लगा सकते हो। कि मुझे पता चल रहा है कि कस्टमर जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट की प्रेफरेंस के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए फ़ायदा है, अपॉर्चुनिटी है, मैं क्यों ना सबसे पहले टैप कर दूँ, हेल्दी सेगमेंट लॉन्च कर दूँ। वॉट डेंजर, क्या थ्रेट्स है मेरे लिए, ये भी एनालाइज कर लोगे आप, क्या खतरे हैं, मैं देख रहा हूँ कि फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटर जो है वो इलेक्ट्रिक पे स्विच कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये खतरा है, मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे प्रिपेयर कर देगा। कंपोनेंट्स क्या है आपके स्वॉट एनालिसिस के, राइट। हमने स्वॉट एनालिसिस समझ लिया कि ये जो टूल है वो हमें हेल्प करता है बेटा एनालाइज करने में कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। इसके अपार्ट हम समझेंगे कंपोनेंट मतलब क्या मैम, कंपोनेंट मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, थ्रेट्स क्या होती है, इसी से तो मिलके बना है ना आपका स्वॉट। तो इसी के कंपोनेंट्स मतलब इसी के पार्ट्स को समझना है। सबसे पहले समझेंगे बेटा कि स्ट्रेंथ क्या होती है। याद रखना ये इंटरनल है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि स्ट्रेंथ इंटरनल होती है कि एक्सटर्नल होती है, पता होना चाहिए इंटरनल, अंदर की चीज़ है। मतलब कि आपकी कंपनी है मान लो, तो उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके अंदर मतलब कितने मजबूत हो आप लोग, कैसे रिसोर्स हैं आपके, कहते हैं ना ये कंपनी जो है वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। कैसे, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास फंडिंग बहुत, इनका इमेज बहुत अच्छा है, तो ये क्या है इसकी एक इमेज, ये इसकी क्या एक स्ट्रेंथ है, इसके पास रिसोर्स है, इनके पास पैसा है, जो इसको कॉम्पिटिटर्स के ओवर क्या देती है, एडवांटेज देती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्ट्रेंथ क्या है कि उसके जो नेटवर्क है वो बहुत ही, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही वाइड है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो वाइडर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, ये इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्स है, इतना पैसा है कि उस चीज़ पे वो खर्च कर सकता है। ठीक है, वीकनेस क्या होती है, ये भी इंटरनल होती है लेकिन ये हार्मफुल होती है। स्ट्रेंथ इंटरनल है बट क्या है, हेल्पफुल है। वीकनेस इंटरनल है बट क्या है, हार्मफुल है। वीकनेस आपकी मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, ऐसे डिसएडवांटेज जो रिड्यूस करती है आपकी एफिशिएंसी। मतलब कहते रहे कि ये मेरी वीकनेस है, आपकी कमजोरी क्या करेगी, आपकी कमजोरी आपको कमजोर बनाएगी। मतलब जो आपकी एबिलिटी है कि आप इतना अच्छा कर सकते हो वो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो कंपनी की जो लिमिटेशन है, जो डिसएडवांटेज है, वो कंपनी की जो एफिशिएंसी है, मतलब जो उसकी क्षमता है अच्छा करने की, वो उसको कमजोर करती है, उसको रिड्यूस करती है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का पास है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की क्या वीकनेस है कि इसके जो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट्स होते रहते हैं, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, बिजनेस को लेके, ये इनकी वीकनेस है। और ये अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ तो है नहीं, अंदर की चीज़ है। और ये इनके लिए क्या कर रही है, जो इनकी एफिशिएंसी है ना अच्छा करने की, प्रोडक्टिव वर्क करने की, उसको ये रिड्यूस करता है। तो ये क्या है इनकी वीकनेस, इनको काम करना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि फैमिली डिस्प्यूट्स ना हो आपके बिजनेस में। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बेटा क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मतलब पॉजिटिव सिचुएशन जो कंपनी के बाहर हैं और आपके बिजनेस को हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए। मतलब मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे बाहर के इन्वायरमेंट में
जो ऐसी चीजें हैं जो मेरे बिजनेस को क्या करेंगी, ग्रो करने में हेल्प करेंगी। ऐसी सिचुएशंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। दे कम फ्रॉम चेंजेस इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलती है, जब हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो रहा है, और उस चेंज की वजह से मेरे बिजनेस के लिए कुछ फायदा निकल के आएगा, जिससे मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है। अब जीएसटी कम हो गया, कार कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिली कि नाउ हम ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे टाइम पे हुआ, फेस्टिव टाइम पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा कार हम बेच सकते हैं ऑफर्स निकाल के। तो मेरे लिए क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जो पॉजिटिव सिचुएशन होके आई हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट से, जिसने मुझे क्या किया, हेल्प किया ग्रो करने में। When online shopping started growing in India, many small business got a chance to sell the product on platform. जब ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड आया, ये अपॉर्चुनिटी बाहर से आई, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड आई, लोग ऑनलाइन शॉप करने लगे, तो बहुत सारे सेलर्स को एक फ़ायदा, एक उम्मीद दिखी कि अब अच्छा हम भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के अमेज़ॉन पे ऑनलाइन बेच सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपना सेटअप लगाएं और उस पर पैसा खर्च करें। थ्रेड्स अपोजिट, ये पॉजिटिव सिचुएशन थी जो कंपनी के बाहर है और आपको फ़ायदा मिल रहा है। थ्रेड्स मतलब खतरा। नेगेटिव सिचुएशन कह सकते हो कंपनी के बाहर है, जिससे आपकी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट होगा, जो आपके बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, आपकी स्टेबिलिटी पे रोक लगा सकते हैं, आपको अनस्टेबल बना सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके थ्रेट्स। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आप मैंने कहा कि आज आनी चाहिए, नहीं, रूल्स जब बदलने होंगे बदलेंगे, हो सकता है आपके लिए फायदा हो। ठीक, थ्रेट्स भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंपनी कंट्रोल कर लेती तो कोई खतरा ही ना आता, कभी उस पर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन ही ना आती, अनफेवरेबल कि उसको कोई डील करना पड़ रहा है ना बेटा। जैसे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी आ रही है, क्या आपका कंट्रोल है इन पे? आप कहोगे नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आनी चाहिए। आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप सरकार को रोक देंगे, ग्लोबलाइजेशन पे रोक लगा देंगे आप, क्योंकि आपको डर है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स यू कांट डू दैट, कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप एडजस्ट कर ले जाओ, आप अपने आप को इतना बना ले जाओ, इतना सही बेचो, इतना अच्छा बेचो कि लोग उनको छोड़ के आप पे आए। तो थ्रेट्स बेसिकली वो नेगेटिव सिचुएशन जो आपकी कंपनी की ग्रोथ पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो स्वॉट एनालिसिस से बिजनेस को पता चलता है कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है, और उस हिसाब से वो एक्शन लेती है, मतलब फोकस करती है मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं फ़ायदा उठाऊँ कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिव, मेरी वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करूं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के मैं अपने आप को ग्रो करूं, और थ्रेट्स से मैं अपने आप को एडजस्ट करूं ताकि मुझे हार्म ना हो। ये तभी पता चलेगा जब आप स्वॉट को यूज़ करोगे। जैसे डोमिनोज का अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो डोमिनोज की क्या स्ट्रेंथ है कि उसको लोग जानते हैं, उसका ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है, ये उसकी ताकत है कि कॉम्पिटिटर आएगा भी तब भी लोग इसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि लोग इससे बहुत सालों से जुड़े हैं। इसका डिलीवरी नेटवर्क अच्छा है, डोमिनोज वाले अपने खुद के डिलीवरी पार्टनर रखते हैं जो टाइमली डिलीवर करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है ये। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। अगर इनकी वीकनेस की बात करें तो इनके स्टाफ बहुत छोड़ के जाते हैं, ये वीकनेस है इनके अंदर की। फ्रेंचाइजी मॉडल पे बेस्ड है, आपको भी पता फ्रेंचाइजी मॉडल, मान लो कहीं की फ्रेंचाइजी अच्छा काम नहीं करी तो नाम तो इनका खराब हो रहा है ना, तो ये इनकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि नई मार्केट पे ये जा सकते हैं, ये इनके लिए चॉइस है, एक्सपैंड कर सकते हैं अपने मेन्यू की चॉइसेस, अलग अलग मेन्यू बना सकते हैं, ये इनकी क्या है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसा लग रहा है कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही तो इसको टैप करके ये करेंगे, अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। थ्रेट्स क्या है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको बीट करने के लिए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदल रहा है, जब नई नई चीज़ें आ रही है तो पिज़्ज़ा पे नहीं, लोग मोमोज पे जा रहे हैं, तो ये कुछ ना कहीं इनके लिए थ्रेट्स आ रही। तो भाई कुछ चेंज तो आपको भी पता है करते रहते हैं, देखते हैं बर्गर आता तो पिज़्ज़ा बर्गर लॉन्च कर दिया, तो दे आर वेरी गुड इन डैट। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्या है स्वॉट एनालिसिस की। जो हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट को समझ रहे हैं, इससे हमारे क्या फ़ायदे होने वाले, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है हेल्प इन स्ट्रैटेजी मेकिंग, आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है। बाय नोइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैनेजर कैन डिजाइन बेटर स्ट्रैटेजी। जब मुझे पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, और मुझे पता है मेरी वीकनेस है कि मेरे फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं बिजनेस को लेके, तो मैं इन दोनों पे काम करके क्या कर पाऊंगी, स्ट्रैटेजी बना पाऊंगी जो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी, जो स्वॉट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि मार्केट में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ऑप्शंस हैं,
जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने देखा ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड चल रहा, अपॉर्चुनिटी है, मैं भी ऑनलाइन बेच सकता हूँ। प्रिपेयर फॉर थ्रेट्स, आपको थ्रेट्स के लिए तैयार करेगा, आपको बता देगा एडवांस में कि रिस्क ये है और अपने आप को तैयार रखो। मार्केट में टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, अपने आप को तैयार रखो, फंड रखो कि तुम भी अडॉप्ट करो उसको। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मैनेजर रियलिस्टिक डिसीजन लेते हैं चारों एस्पेक्ट को लेके कि स्ट्रेंथ है तो कैसे यूटिलाइज करना है, वीकनेस है तो कैसे कोप अप करना है, अपॉर्चुनिटी है तो कैसे टैप करनी है, थ्रेट्स है तो कैसे उससे डील करना है। तो हम उसके लिए जैसा डिसीजन हमें लगता है कि रियलिस्टिक है, मतलब काम करेगा, यही सटीक डिसीजन है और ये एप्लीकेबल है, वो वैसे डिसीजन ले पाते हैं इसी की बदौलत। सेव्स फ्रॉम सरप्राइजेस, आप एनालाइज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, सबको समझ रहे हो, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल को, तो आपको कभी कोई सडन चेंज आएगा आप शॉक नहीं हो जाएगा, अरे ये कैसे हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड, अरे यूपीआई कैसे गया, आपको पहले से ही पता था ये चीज़ें होंगी। अभी इलेक्ट्रिक कार आई, पहले से ही पता था फ्यूल प्राइस रेज हो रहे हैं तो होगा, ये आएगा ही आएगा। तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप इन्वायरमेंट से जुड़े हो, आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है और लोग कैसे इसके लिए कुछ नया ला सकते हैं, तो आप भी उस पर काम करोगे। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, एक बार अपने एंड पे इसको रीड करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी कंसर्न हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।